हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज अपन कुछ उदाहरण सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 प्रमाणवीय भौतिकी में नील्स बोहर मॉडल के बारे में अपन ने पढ़ लिया है और उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से संख्यात्मक प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। इसलिए आप सभी लोगों को मेरा सुझाव है कि इस चैप्टर का प्रत्येक एग्जाम्पल और प्रत्येक सवाल आपको यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात अपन करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रश्न कह रहा है कि बोहर परमाणु प्रतिरूप को सही मानते हुए मान लीजिए कि नील्स बोहर का वो मॉडल है वो सही है। प्रथम वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी परमाणु की नाभिक के चारों तरफ पहली स्थायी जो कक्षा होगी उसमें जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तो हाइड्रोजन नाभिक की स्थिति पर, हाइड्रोजन नाभिक, परमाणु में नाभिक कहाँ होता है? परमाणु में नाभिक उसके सेंटर पॉइंट पे होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे पथ में जा रहा है? वृत्ताकार पथ में जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करेगा तो आवेश का प्रवाह होगा, एक कक्षीय धारा, कक्षीय विद्युत धारा प्रवाहित होगी और कक्षीय विद्युत धारा की वजह से उस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि नाभिक की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक मूल नियतांकों के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आपको वैल्यूज रिप्लेस नहीं करनी है, केवल चिन्हों के रूप में आपको चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करना है। चैप्टर नंबर 7 में अपन ने पढ़ा था कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में कि जब वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो धारा प्रवाहित होगी, जिसे अपन कक्षीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे अपन कक्षीय विद्युत धारा कहते हैं। तो उसके केंद्र के ऊपर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा? तो केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला कितना होता है? आप जानते हैं केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला मैं सीधा लिखता हूं, वृत्ताकार, शुरुआत अपन यहां से करनी चाहिए अपने को, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या सूत्र होगा बताइए? देखें, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? मान लीजिए कि उस कुंडली की त्रिज्या r है, तो सर b का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, तो अब अपने को यहाँ पे करना क्या चाहिए? एक तो अपने को I की वैल्यू चाहिए और एक अपने को R की वैल्यू चाहिए। ठीक है, R क्या है? पहले कक्षक की त्रिज्या की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अपन नील्स बोहर के मॉडल के बाद में जब कक्षीय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाली थी, जो Rn का फॉर्मूला आया था, उसमें अपन R की जगह N की जगह 1 रख देंगे। तो एक तो अपने को I की वैल्यू चाहिए और एक अपने को पहले कक्षा की त्रिज्या चाहिए। यदि दो चीजें अपने पास आ जाएंगी तो अपन बहुत अच्छे से कह देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक है वो आपके पास ये होने वाला है। अब बेटा, विद्युत धारा की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है? विद्युत धारा होती है I बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर I बराबर फॉर्मूला होता है सर Q अपॉन T। तो यहाँ पे Q की जगह तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, तो उसको तो अपन E कह देंगे। अब अपने को चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार पथ में गति करेगा तो कितना समय लेगा। ये समय अपने को यहाँ पे डिवाइड करना है आवेश प्रवाह की दर के रूप में। तो टाइम अपने पास है नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक चक्र पूरा करने में कितना समय ले रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करें? समय के वैल्यू निकालना चाहे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैथमेटिक्स में कि सर दूरी बटा चाल होती है। दूरी बटा चाल यदि अपन लगा देंगे तो समय आ जाएगा। और दूरी कितनी कवर कर रहा है? यदि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो उसकी जो दूरी है सर वो तो 2πr हो जाएगी। ठीक है, और बटा में चाल की जगह क्या लिखेंगे अपन? इसका वेग लिखेंगे। v से लिखेंगे तो v कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो I की जो वैल्यू है वो EV अपॉन 2πr हो जाएगी। कौन से कक्षक की बात कर रहा है? पहले कक्षक की बात कर रहा है। तो V1 हो जाएगा और यहाँ पे R1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है? R1 चल रहा है। ठीक है, अब अपन I की वैल्यू इस ऊपर वाले फॉर्मूले में रिप्लेस कर देते हैं। तो I की वैल्यू जब आप रिप्लेस करेंगे तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर B की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2r1। I की जगह लिखेंगे अपन EV1 अपॉन 2πr1। R1 यहाँ पे पहले से है तो इसके ऊपर अपन क्या लगा देते हैं? इसका स्क्वायर लगा देते हैं। अब अपने को V1 की और R1 की वैल्यू रख लेनी चाहिए। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे कि सर चूंकि
R1 की जो वैल्यू होती है, R1 का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। R1 का फॉर्मूला क्या होता है, किसी परमाणु के nवें कक्षक की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, पूरा पूरा का पूरा डेरिवेशन आप लोगों ने पहले तैयार किया है, वही रिजल्ट अपने को यहाँ पे लिखना होगा। याद करो फॉर्मूला क्या होता है। सर Rn का जो फॉर्मूला आपके पास आया था, बोलो क्या लिखूं मैं यहाँ पे। आर एन का फॉर्मूला, सर आर एन का फॉर्मूला आर एन लिख दूं क्या मैं यहाँ पे, या वन लिखूं डायरेक्ट, जैसा आप उचित समझे वैसा कर लेंगे। वन लिखना है तो एन की जगह वन रख लेंगे, पहले अपन आर एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो आर एन का फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। और यदि अपन यहाँ पे z का मान एक रखें और n का मान एक रखें, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की बात कर रहा है, तो R1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात। और इसी तरह से वेग का फॉर्मूला लिख लें, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि वी एन का फॉर्मूला nवे कक्षक के इलेक्ट्रॉन का वेग, ये फॉर्मूला होता है सर जेड ई स्क्वायर अपॉन, फॉर्मूले याद करने होंगे, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला, nवे कक्षक के इलेक्ट्रॉन के वेग का फॉर्मूला, और nवे कक्षक के इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का या कक्षीय त्रिज्या का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 एप्सिलॉन नॉट NH। ये दोनों बातें अपने को याद होनी चाहिए। तो इसके अंदर भी आपके पास क्या आ रहा है, चूंकि z का मान एक है और n का मान एक है, तो आपके पास v1 की वैल्यू लिख लेनी चाहिए अपने को यहाँ पर। तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H, 2 एप्सिलॉन नॉट H। ये आपके पास v की वैल्यू, तो v1 की वैल्यू और r1 की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। तो अब अपने को यहाँ पे ये इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देना चाहिए, इसे अपने को इक्वेशन नंबर 2 कह देना चाहिए, और इसे अपन इक्वेशन नंबर 3 कह देना चाहिए। तो अपने को समीकरण नंबर 2 और 3 से जो वैल्यू है वो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण नंबर किस में रख लें, बहुत इजी है यार, अब तो आगे कुछ करना ही नहीं है। एक में रखने पर अब आगे फिजिक्स बची है कि मैथमेटिक्स बची है, मैथमेटिक्स बची है सर। तो बी की वैल्यू आ जाएगी। पहले आप स्क्रीन को पॉज करके इस पूरे फंक्शन को लिख लें, अपन आगे सॉल्व करते हैं। लिखो देखें, तो क्या आ जाएगा आपके पास बी का मान, सर बी का मान हो जाएगा म्यू नॉट, तो चल ही रहा है, इसके बाद में आवेश भी चलेगा। v1 की वैल्यू लिख लीजिए, तो v1 की जो वैल्यू है सर उसमें e के ऊपर स्क्वायर आना है यहाँ पर, तो e के ऊपर स्क्वायर आने का मतलब अपने को यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, चलो e का स्क्वायर मैं एक बार सेपरेट लिख लेता हूँ, बाद में अपन एक साथ इंक्लूड कर लेंगे। तो म्यू नोट हो गया, e हो गया, और v1 की वैल्यू अपन चल रहा है बटा में 2 आपके पास यहाँ आ गया, और v1 की वैल्यू को पहले मैं लिख लेता हूँ कंप्लीट, तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट H हो गया, बटा में क्या आया, बटा का जो 2 है वो बटा का 2 आप लोगों ने लिख दिया यहाँ पर। अब R1 का स्क्वायर और लिख लो, R1 का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर तो अपने को बटा में लिखना है, तो ये वैल्यू उलट जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा पाई एम ई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और बटा में आपके पास एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी क्या बच गया सर, 2 पाई और रह गया, तो ये 2 पाई यहाँ पे और लगा दीजिए, ठीक है। अब इस पूरे फंक्शन को सॉल्व कर लें, तो b के बराबर क्या वैल्यू आने वाली है, सबसे पहले तो म्यू नॉट अकेला ही है तो म्यू नॉट लिख लिया, उसके बाद में e की पावर कितनी हो जाएगी सोच के देखो, तो सर 2 दूनी 4 तो ये होगी, 2 ये होगी 6 और 1 ये होगी, e की पावर होगी आपके पास 7। उसके बाद में पाई से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल सर पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो पाई का स्क्वायर है और नीचे पाई है, तो ये पाई कैंसिल करके इसके स्क्वायर में से सिर्फ एक सिंगल पाई को मैं यहाँ रख लेता हूँ। उसके बाद में और क्या बच रहा है सर, m का स्क्वायर रह जाएगा, तो ये m का स्क्वायर भी अपन ने यहाँ पे रख लिया। सिंपल मैथमेटिक्स है यार, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 ये हो गया। इसके बाद में एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है, तो एप्सिलॉन नोट का क्यूब हो गया। h की पावर कितनी होगी, 2 दूनी 4 और 1 5, h की पावर आपके पास 5 रहेगी। और क्या बच रहा है, और तो कुछ है ही नहीं, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से जो फंक्शन आप लोगों को चाहिए था कि एक इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षक में गति करेगा,
वो भी हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में। यदि यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन दे देता तो अपने को n की और z की वैल्यू हर फॉर्मूले में अलग रखनी होती, और अलग रख करके पूरा प्रश्न है वो अलग तरीके से सोल्व करना होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये प्रश्न है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अब आप इस प्रश्न को पहले पूरा उतार लें, फिर वीडियो को ऑफ करके आप बुक में से क्वेश्चन को देखें और एक बार खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में अपन अगले उदाहरण नंबर 4 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि किसी परमाणु के ऊर्जा स्तर ए, बी और सी की ऊर्जाएं दे रखी हैं। कोई एक परमाणु है, उसके अनेक ऊर्जा स्तर हैं जिनका नाम ए, बी, सी दिया गया है। चलिए अपन लिख लेते हैं यहाँ पर ए, बी, सी, तीन ऊर्जा स्तर ले लेते हैं। इस तरह से तीन ऊर्जा स्तर ले लेते हैं, लेकिन अपने को अभी पता नहीं है कि ए, बी, सी ऊपर से होगा या नीचे से होगा। इसको अपन आगे पढ़ेंगे। और इनकी ऊर्जाएं अपने को ई ए, ई बी और ई सी दे रखी है। सवाल कह रहा है कि ई ए का मान सबसे कम है। तो आप जानते हैं कि नाभिक के नजदीक वाला जो कक्षक होगा उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। उसके बाहर जैसे जैसे आप चलते जाएंगे एनर्जी का मान बढ़ता जाएगा। आपने पढ़ा है कि कक्षीय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा में -13.6 वाला जो फॉर्मूला पड़ा है, उसमें जैसे जैसे एन का मान चेंज होगा, बाहर की तरफ आप जाएंगे, ऊर्जा का मान है वो कम हो जाएगा, बिकॉज एन स्क्वायर बटा में आता है उसमें। क्लियर है ना? तो ये सिचुएशन हो जाएगी। अब सवाल कह रहा है कि सी से बी में, सी कक्षक से बी कक्षक में इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है। फिर बी से ए में, बी से ए में कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करता है। तो ये तो निल्स बोहर की तीसरी परिकल्पना आएगी ना यार। निल्स बोहर क्या कहता है कि जब बाहर वाली कक्षा से यानी ज्यादा ऊर्जा वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा के अंदर जब जंप करेगा तो दोनों कक्षकों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ठीक है ना? और फिर सवाल कह रहा है कि डायरेक्ट सी से ए में भी, तीसरा सी से ए में भी इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से प्राप्त फोटोन का लैम्डा कितना होगा। इसका जो लैम्डा है उसको लैम्डा 1 कहा है, इसका लैम्डा है उसको लैम्डा 2 कहा है, और ये जो डायरेक्ट आ रहा है इसके लैम्डा को इसने लैम्डा 3 कहा है। और प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है आप लोगों को। क्या प्रूफ करना है? कि लैम्डा 3 की जो वैल्यू है वो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 के बराबर होगी। प्रूव दैट। ठीक है, ये बात अपने को सिद्ध करनी है। ओके, तो अब अपने को इसमें प्रश्न को पढ़ने के बाद में पता चल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षक से दूसरे कक्षक में यानी सी से बी में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और ऊर्जा का उत्सर्जन फोटोन के बराबर करेगा। कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा? सर, तीसरे कक्षक की और दूसरे कक्षक की ऊर्जाओं का अंतर निकाल लो बोहर की तीसरी परिकल्पना के अनुसार, और एनर्जी बराबर होता है एच न्यू। एनर्जी बराबर होता है एच न्यू, और न्यू इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लेमडा। क्लियर है ना? तो इन तीनों की अलग अलग सिचुएशन निकाल लेते हैं अपन। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं कि जब तीसरे कक्ष सी से बी में आएगा, तो सी से बी में आएगा तो सी वाले की एनर्जी है आपके पास ई सी, माइनस बी वाले कक्ष की एनर्जी है ई बी। इन दोनों की ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एच न्यू 1 लिखेंगे अपन, पहली लेमडा। और लेमडा के फॉर्मेट में लिखना है तो इसको लिखेंगे एच सी अपॉन लेमडा 1, ये वाली ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। इसी प्रकार से बी से ए में आएगा तो आप यहां पे लिख लीजिए ई बी माइनस अंदर वाले कक्षक की एनर्जी ई ए बराबर में एच न्यू 2, और इसको लेमडा के फॉर्मेट में लिखेंगे तो एच सी अपॉन लेमडा 2 लिख देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं कि तीसरे कक्षक सी से जब पहले कक्षक ए में आएगा तो एच न्यू 3 एनर्जी उत्सर्जित करेगा। लेमडा के फॉर्मेट में लिखेंगे तो एच सी अपॉन लेमडा 3, इसे समीकरण नंबर 3 कह देते हैं। तो ये तीन इक्वेशन आप लोगों के पास आ गई। अब आपको करना क्या है, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि पहली और दूसरी इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व करूं तो क्या मेरे पास तीसरी इक्वेशन आ सकती है? तीसरी इक्वेशन में ई सी माइनस ई ए लिखा है, और यहां पे यदि आप थोड़ा फोकस करें तो सर इन दोनों इक्वेशंस को यदि आप प्लस कर दें, जोड़ दें, तो ये माइनस बी है ये प्लस बी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ई सी माइनस ई ए हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर इन दोनों समीकरणों को प्लस करना है। तो जब अपन इन दोनों को प्लस करेंगे जोड़ने पर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट पार्ट लिख दूं क्या? ये मैं
तो डायरेक्ट लिख दूं मैं इसको EC माइनस EA। क्या आप मेरे साथ सहमत है इस बात के लिए? क्योंकि माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं यार, HC को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। एक स्टेप आपको कम लिखना पड़ेगा। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो इसी तरीके से शॉर्ट चलते हैं, जिससे उनकी कॉपी है उसका स्पेस भी ज़्यादा खराब नहीं होता है और टाइम भी बच जाता है। एग्जामिनर है वो भी इफेक्ट होता है, आप लोगों से इम्प्रेस होता है, प्रभावी होता है। इसे मैं समीकरण नंबर 4 कह देता हूं। यदि समीकरण नंबर 3 को और 4 को यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि समीकरण 3 व 4 से, या फिर तुलना करने पर ये भी लिख सकते हैं, ये और ज़्यादा बेटर रहेगा। समीकरण 3 व 4 की तुलना से, तो दोनों की जब आप कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो इसको मैं लिख लेता हूँ HC अपॉन लेमडा 3, और इधर हो गया आपके पास HC ब्रैकेट के बाहर। और एक काम करते हैं यार, अपन इन दोनों का लेमडा का एलसीएम ले लेते हैं। तो सर ये लेमडा 1 और लेमडा 2 आ जाएगा, ऊपर आएगा सर लेमडा 2 प्लस लेमडा 1। क्लियर है सर? दोनों तरफ से HC कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 1 तो रहेगा। देन आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन लेमडा 3 इक्वल्स टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। लिख दूं क्या इसको? प्लस में तो क्रम संख्या का कोई प्रभाव ही नहीं है, ये लेमडा 1 और लेमडा 2 हो जाएगा। और यदि आप इसको इंटरचेंज करेंगे, अंश को हर में ले जाएंगे, देन आपके पास लेमडा 3 की जो वैल्यू है वो लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। तो इस तरीके से यही अपने को प्रूफ करना था, यही बात तो सिद्ध करनी थी। तो सिंपल अपने को 3 इक्वेशन बनानी है नील्स बोहर की परिकल्पना लगा करके। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं नील्स बोहर की ऊर्जा परिकल्पना लिख दें या तीसरी परिकल्पना लिख दें, दोनों चलेगा। नील्स बोहर की ऊर्जा परिकल्पना से, ठीक है, या तीसरी परिकल्पना से लिखोगे तो भी चलेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। फटाफट स्क्रीन को पॉज करके उतार लीजिए, आगे चलते हैं। अब अपन इस चैप्टर का अगला एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रश्न आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन n बराबर इन्फिनाइट, अनंत वाले कक्षक, n का मान इन्फिनाइट होने का मतलब है नाभिक के चारों तरफ का सबसे बाहर वाला जो अनंत वाला स्थायी कक्षा है, उसमें से n बराबर 3 तीसरे कक्षक में संक्रमण करता है। सोच के देखिए, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ना है, पहले जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ें आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, आपके दिमाग में एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए। क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन अनंत वाले कक्षक से तीसरे कक्षक में आएगा तो नील्स बोहर की तीसरी परिकल्पना कहती है कि भाई दोनों कक्षकों की ऊर्जाएं निकाल लें, क्योंकि कक्षीय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन ने पढ़ लिया। प्रश्न में बहुत क्लियर लिखा है कि हाइड्रोजन है तो Z के स्थान पर 1 लिख देंगे और N की जगह आपको वैल्यूज दे रखी है। अनंत वाले कक्षक की ऊर्जा निकालेंगे तो N की जगह इन्फानाइट लिखेंगे तो टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी। और तीसरे कक्षक में N की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो -13.6 में 9 का भाग लग जाएगा, तो तीसरे कक्षक की ऊर्जा आ जाएगी। दोनों कक्षकों की ऊर्जाओं का अंतर निकाल लें। अंतर हमेशा ज्यादा एनर्जी में से कम एनर्जी का निकालना है। तो दोनों कक्षकों की ऊर्जाओं का जो अंतर होगा उतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करनी होगी। ठीक है, तो आगे प्रश्न कह रहा है कि तब उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का फॉर्मूला एच न्यू, और न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा रखेंगे तो आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो यहां पे अपन सबसे पहले लगाएंगे नील्स बोहर की परिकल्पना से लिख दें या फिर परमाणु की कुल ऊर्जा, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इसका सूत्र लगा दें आप। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का फॉर्मूला होता है En इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रश्न में चूंकि परमाणु कैसा है, परमाणु हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है, बहुत क्लियर लिखा है।
तो हाइड्रोजन परमाणु होने की वजह से Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और Z की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपके पास इस फॉर्मूले में अपन जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां Z लिख देंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं N बराबर अनंतवें कक्षक के इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। इस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकाल लो आप। तो इस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को मैं क्या कह दूंगा, E इन्फानाइट कह दूंगा। और ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, -13.6, जेड स्क्वायर की जगह 1 रख देंगे, बटा में एन स्क्वायर, एन की जगह आपको इन्फानाइट रखना होगा, तो टोटल वैल्यू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अब इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू और निकाल लें, तथा n बराबर 3वें कक्षक के लिए ले लो, तीसरे कक्षक के लिए ले लो, कक्षक के लिए। तो यहां पे आपको पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे आप E3 लिख दो। तो E3 लिखोगे तो -13.6, Z की जगह 1 आ गया, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और -13.6 में 9 का भाग लगाओगे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, अब आप लिख दो नील्स बोहर की तीसरी परिकल्पना से, नील्स बोहर की तृतीय परिकल्पना लिख दो, या ऊर्जा परिकल्पना लिख दो, तृतीय परिकल्पना से, नील्स बोहर की तीसरी परिकल्पना से क्या हो जाएगा। नील्स बोहर की तीसरी परिकल्पना कहती है कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू ज्यादा एनर्जी माइनस कम एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा E इन्फानाइट माइनस E3 हो जाएगा। ये तो वैल्यू 0 है माइनस फॉर्मूले का, और -1.51 करोगे तो ये प्लस हो जाएगा 1.51, तो टोटल वैल्यू 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। इतनी ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करनी पड़ेगी। और अब आप लिखेंगे कि डेल्टा E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच न्यू, और ये फॉर्मूला बन जाएगा HC अपॉन लेमडा। तो डेल्टा E की वैल्यू कितनी है आपके पास, बताइए देखें। सर 1.51 है, ठीक है, लेकिन बेटा ये एनर्जी किसके फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इसको पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब हटेगा तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एनर्जी केवल जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज इक्वल्स टू HC अपॉन लेमडा। लेमडा को इधर ट्रांसफर कर दो, ये पूरी वैल्यू इस तरफ ले आओ, देन फाइनल आपके पास वैल्यू हो जाएगी लेमडा इज इक्वल्स टू, H की वैल्यू लिखो 6.62 10 की पावर -34 इंटू C की वैल्यू लिखो 3 इंटू 10 की पावर +8। बहुत ध्यान से लिखनी है वैल्यू बेटा, थोड़ा बहुत भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 1.51 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इन सब वैल्यूज को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 822.51 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, और अब आप इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लें। फटाफट आप स्क्रीन को पॉज करके इस पूरे प्रश्न को उतार लें, और यहाँ पर लास्ट में मैं लेमडा की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो लेमडा की जो वैल्यू है वो आप चाहें तो 10 की पावर -9 हटा करके नैनोमीटर रख लें, तो ये वैल्यू नैनोमीटर में हो जाएगी। और यदि एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहेंगे तो ये 8225 और आगे एंगस्ट्रॉम लग जाएगा। ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम के फॉर्मेट में आ जाएगी, जैसा आपको उचित लगे। दोनों में से चाहे आप मीटर में भी छोड़ सकते हैं, 10 की पावर -9 लगा करके -9 हटाएंगे तो आपके पास नैनोमीटर हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम में जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपका मन करे उस तरीके से आप लिख सकते हैं, सब सही है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में आप लोगों को ये जो एग्जाम्पल हैं ये कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।